विषय पे बात करना चाहते हैं वो है लाडली बेटी। उसके सुपरवाइजर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम है नुसरत आलम जहां। उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये लाडली बेटी है ये स्कीम क्या है और इससे लोगों का क्या बेनिफिट है। जी मैम, आपका स्वागत है हमारे कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क में। जी मैम, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो लाडली बेटी है जम्मू कश्मीर में ये 2015 में लॉन्च हुई थी, उससे अभी तक ये चल रही है, आज 2021 चल रहा है। तो अब हमारे नाजरीन को आप बता सकती हैं कि लाडली बेटी क्या है और इनसे बेनिफिशियरी को क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाडली बेटी की स्कीम इसलिए लॉन्च हुई है 2015 में, अप्रैल 2015 से इसका बेनिफिट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बेटियों को सभी बोझ मानते हैं। हर कोई चाहता है कि बेटा होना चाहिए, बेटा नाम बढ़ाता है, काम बढ़ाता है, बेटी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इसी को मद्देनज़र रख के ये एक स्कीम लॉन्च की है कि बेटी जब जवान होगी, 21 साल की होगी, तो वो किसी के मोहताज नहीं होगी और पेरेंट्स भी उसको बोझ न माने। तो ये स्कीम स्टार्ट जब हुई तो अच्छी स्कीम है, प्रोग्रेसिव स्कीम है। इसका बेनिफिट भी है अच्छा। जब 21 साल की पहुंचेगी लड़की तो उसको 6,50,000 गवर्नमेंट देगी। और अच्छा, मैं दूसरा सवाल मैम आपसे ये है कि इसको अप्लाई करना अगर है तो किस एज तक ये अप्लाई कर सकता है बेनिफिशियरी? यानी जैसे अब उसकी बर्थ हुई यानी डिलीवरी हुई तो वहीं से स्टार्टिंग से, तो एज लिमिट कहाँ तक है इसकी? एज लिमिट का कुछ नहीं है। यानी जैसे अभी किसी की एज 10 साल की है, क्या वो भी कर सकता है? नहीं, 10 साल की नहीं, 2015 से स्टार्ट हुई। हाँ, जो भी बेटी 2015 अप्रैल 2015 में जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, हाँ, उसके बाद जितनी भी लड़कियों की ये डिलीवरी यानी बर्थ हुए हैं तो उनकी लिमिट है इसमें एज की कि जैसे अभी मैंने ये भी सुना है कि 6 महीने तक आप ये फाइलें पकड़ते हो कि अगर बच्चे की उम्र 6 महीने तक हो, जो बच्चा है, जो लड़की है उसकी उम्र अगर 6 महीने तक है या 1 साल हो या 2 साल हो, कहाँ तक इसको हम पकड़ सकते हो? आप इसको ये कागज बनवा। एज का कोई लिमिट नहीं है। जो भी 2015 अप्रैल 2015 से बेटी जो भी बिलो पॉवर्टी में हुई है तो सबका बन सकता है। कोई 4 साल की बेटी हो उसको भी बना सकता है, मगर वो 15 में होनी चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये मेन विषय है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और फाइल जो बनाते हैं वो किस तरीके से बननी चाहिए, क्योंकि हमारे नाजरीन ऐसे भी यहाँ पे आते हैं जैसे आपके पास फाइल सबमिट करते हैं, वो फिर जब उसको आप वेरीफाई करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत होती है जिससे आपको परेशानी, फिर वो आपको फिर रिफंड करनी पड़ती, वापस देनी पड़ता है। आप थोड़ा सा वाज़ेह करके बताएं कि रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले जो बर्थ है इसकी, बच्ची की जो बर्थ सर्टिफिकेट बनती है, अगर वो हेल्थ से बने तो उसमें DMO साहब के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर हेल्थ से वो बने तो DMO साहब के सिग्नेचर होने जी। अगर वो थाने से बनी, होम डिलीवरीज वगैरह के जो बनते हैं वो थाने से बनती है, तो वहाँ पे भी SHO साहब के सिग्नेचर होने चाहिए, ना कि वो कोई इंचार्ज वगैरह के जब करवाते हैं तो वो फिर हमें बड़ा मसला बनता है, हमें फाइल 10 बार वापस। जैसे अगर किसी की होम डिलीवरी हुई तो वो जब पुलिस स्टेशन उनके चौकीदार के पास, फिर वो कुछ ऐसा प्रोसेस है कि थाने से निकलती है वो मगर वहाँ पे SHO साहब का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। अगर इंचार्ज का होता है तो हमें वो फिर दोबारा 10 बार ही हमें फाइल वापस करनी वो एक्सेप्ट नहीं होती वो सेक्शन ही नहीं होती है जब तक ना SHO साहब का सिग्नेचर। उसके बाद इनकम आती है। अगर इनकम पे नए तहसीलदार सर सिग्नेचर करते हैं तो वो रिजेक्ट होता है। इसमें एक सवाल में इनकम जो अप्लाई करने वाला उसको मैक्सिमम इनकम ईयरली 75,000 यानी 1 साल की 70,000 रुपए होना, 75,000 रुपए होना जो वही इसके लिए कर सकता है। हाँ, और इनकम जब बनती है तो उस पे MP जो नए तहसीलदार सर हैं वो सिग्नेचर उनका नहीं होना चाहिए, तहसीलदार सर का सिग्नेचर होना चाहिए। नायब तहसीलदार इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, उनका सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ फुल तहसीलदार का सिग्नेचर, जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि फुल
नायब तहसीलदार का सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। अगर आपकी फाइल यहाँ पे वापस कर दी जाए, वो इन्हीं बहसों पे की जाती है, तो वहाँ पे तहसीलदार साहब की होनी चाहिए। तो उसके बाद ये होगी बर्थ सर्टिफिकेट, ये होगी इनकम, फिर उसके बाद राशन कार्ड होता है। ये राशन कार्ड, नकल वगैरह नहीं चलती है, फुल राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड की जो ई टिकट होती है, हाँ वो होना चाहिए। तो उस पे भी डीलर की या जो नहीं TSO उनकी, अच्छा TSO की मोहर होनी चाहिए। तो उसके बाद इनका आता है एक इम्यूनाइजेशन कार्ड, जिसके और बर्थ क्या बनाते हैं, जब ये बर्थ बनाते हैं वो इम्यूनाइजेशन कार्ड को इग्नोर करते हैं। इम्यूनाइजेशन कार्ड पे एक मतलब बर्थ की डेट होती है, और जो इनकी बर्थ होती है बर्थ सर्टिफिकेट, ये वो कार्ड होता है जब ये प्रेग्नेंट होती है औरत, उसके बाद वो एक आशा उसका वो कार्ड देती है जिसमें पूरा 9 महीने का मेंशन, वही कार्ड, वही चेकअप वगैरह भी उसी पे आते हैं। और फिर वो बर्थ जो होती है वो बर्थ की डेट भी उस पे डाली जाती है। और जब ये बर्थ बनाने जाते हैं तब इस कार्ड को ये इग्नोर करते हैं। इस कार्ड को मतलब उस कार्ड को मद्देनजर रख के बर्थ बनानी है, और हमें मैच नहीं होता है। वहाँ पे भी हमारा एक इशू बनता है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे एक डेट होती है और उस कार्ड पे दूसरी डेट होती है। ये भी थोड़ा ये तो और बाकी जो डोमिसाइल हो या स्टेट सब्जेक्ट दोनों दोनों लगते हैं। मतलब जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट हो वो भी स्टेट सब्जेक्ट भी चलती है और डोमिसाइल भी दोनों। लेकिन उस पर भी टाइटल का फर्क नहीं होना चाहिए। आधार वाले आधार पे एक नाम देते हैं और स्टेट सब्जेक्ट पे दूसरा नाम होता है। जब ये बर्थ बनाते हैं, इनकम बनाते हैं, उस पर दूसरा टाइटल होता है। टाइटल में भी डिफरेंस आता है, तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है हमें। यानी इसमें जो भी नाम, जो अभी मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधार है, यानी जो नाम आधार पे है ऑल आवर डॉक्यूमेंट्स पे वही नाम होना चाहिए। जब भी कहीं टाइटल का फर्क आता है तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम, ये रिजेक्शन में हो जाती है। अब मुझे आपसे एक सवाल ये भी है कि जब 2015 से इस स्कीम को लॉन्च किया गया, तो अभी 2021 है, तो अभी तक आपने 2015 में कितने आपने इस अकाउंट को अप्लाई किए, यानी जो बिल्कुल बेनिफिशियरी को मिले, और उसके बाद 2016 यानी 21 तक आपकी कितना अभी तक ये जो फाइलें अप्रूवल हुई है या बन के आई है? 2015-16 में हमने 134 फाइल सेंक्शन हुई थी और उन पे अकाउंट भी बनाए गए। और सेकंड लिस्ट हमारी आई 2016-17 में 228 केसेस थे, वो भी सेंक्शन हुए। थर्ड लिस्ट हमारी 2017-18 में हुई, वो भी 57 थे। और उसके बाद ये जो आजकल हम फोर्थ लिस्ट आई, जो आज इस पे काम हो रहा है, वो भी 476 हैं। लगभग हमारे केसेस हैं 895 जो हमारे सेंक्शन हुए और जिन पे अकाउंट्स मतलब जो कुल टोटल यानी अभी तक जो आपके कहने से है कि 895 2021 तक अभी जो मार्च तक है कंप्लीट है, जो बेनिफिशियरी को अकाउंट भी मिले। अब मुझे यहीं पे एक सवाल आपसे ये है, हमारे पास अभी कोई 700 फाइलें हैं जो अंडर प्रोसेस है। मैंने यहीं पे एक सवाल है कि जैसे ये फाइल जब यहाँ पे पकड़ते हैं, आप पकड़ते हो, तो यहीं से ये प्रोसेस शुरू होता है या आप नहीं, यहीं से पहले हम यही रजिस्टर करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या है, ये सब हम यहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद हमें डायरेक्शन दिया जाता है कि कितनी फाइलें उठानी है, कितनी फाइलों के मतलब सेंक्शन कितनी आई है, उस हिसाब से हम फाइलें 300, 400 या जब वहाँ पे ये सेंक्शन होती है, फिर अकाउंट नंबर आप बेनिफिशियरी का खोलते हो, उसके बाद इसमें अमाउंट क्रेडिट होता है। तो इसकी एज कितने? नहीं, इसमें एज का कुछ नहीं, जो निकालने का एज है लड़की निकालने का, हाँ 21 साल तक वो लड़की का कोई अमाउंट उसको छेड़ नहीं सकता है। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी वो खुद उसके बाद खुद निकालेंगे। पेरेंट्स इसको हाथ नहीं लगा सकते, पेरेंट्स इसको हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा मैम, ये मुझे बताइए कि लोगों का ये भी कहना है कि आप यहाँ पे फाइलें पकड़ते हो, तो वो कह रहे हैं कि यहीं से हमें ये अमाउंट आएगा। नहीं, यहाँ से अमाउंट नहीं आता है। यहाँ हम क्या अमाउंट देंगे जब तक फाइल सेंक्शन होगी। सेंक्शन के बाद इसमें बैंक का बड़ा काम होता है, बैंक में भी इसको बड़ा टाइम लगता है, जब वहाँ पे हम भी खुद काम करते हैं। इस पे कोई इंटरेस्ट देना है हमें? जो हमें अमाउंट है 6 लाख तक आपने कहा मैक्सिमम, तो उस पर हमें कोई इंटरेस्ट देना है बेनिफिशियरी उस लड़की को, बैंक को, या और भी कुछ चीज, या वो पूरा 6 लाख उसको ही मिलेगा? उसको ही मिलता है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 6.5 लाख रुपए उसका पूरा उस बेटी को मिलेगा जब वो 21 साल की होगी। अब इसके बारे में, स्कीम के बारे में हमारे नाज़रीन के लिए आपका क्या पैगाम है?
मेरा यही मैसेज है कि बेटियां अपना रिज़्क लेकर आ रही हैं, और वैसे भी आजकल बेटियां हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं। किसी को ये ना लगे कि बेटा और बेटी में बहुत फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। और मैसेज यही है मेरा कि जो लाडली बेटी में जिनका भी अप्लाई, मतलब जो भी बिलो पॉवर्टी में या इस स्कीम में पढ़ते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द अपनी फाइलें तैयार करके और अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बना के, मतलब रॉन्ग तरीके से नहीं, अच्छे से ला के फाइल हमें तैयार करके दें, हम आगे कर देंगे, हम भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना कि जितने भी यहाँ पे सब डिवीज़न छात्रों, मुगल मैदान, जितने भी इलाके हैं, क्योंकि मैम का यही कहना है कि हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, तो हम भी नाज़रीन को ये कहते हैं कि अभी जो प्रॉपर हमारे साथ बात हुई मैम की, इसने प्रॉपर हमें ये बताया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। उसके बाद अगर आपकी फ़ाइल कभी पेंडिंग में नहीं आएगी, रिजेक्शन में नहीं आएगी। देखते रहे कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क।